हो गया ना? चलिए सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी बच्चों का सादी पीएससी एकेडमी में। क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे ताकि क्लास जो है हम स्टार्ट कर पाए। तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जनजाति एवं किसान आंदोलन या विद्रोह, कि कैसे अंग्रेजों के टाइम पीरियड में जनजातियों का और के साथ शोषण बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अंग्रेजों ने शोषण किया, महाजनों, साहूकारों, जमींदारों ने उनका काफी ज्यादा शोषण किया। ठीक है, उनके अधिकार क्षेत्र में जाकर, ठीक है, उनके धार्मिक भावनाओं के साथ उन्होंने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, जिसके पश्चात आपको कई सारे विद्रोह जो हैं वो सामने नजर आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं विद्रोहों के बारे में आज हम लोग पढ़ते समझते हुए चलेंगे। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे क्योंकि क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले सभी ध्यान देंगे, चूंकि आप सभी बच्चों का सीजी टेट का एग्जाम आने वाला है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए हमारे साथ पीएससी एकेडमी में टेस्ट सीरीज जो है वो क्या है, अवेलेबल है। जिसमें आप देख सकते हैं पेपर 1 के लिए आपको 10 टेस्ट देखने को मिलता है, पेपर 2 के लिए आपको 15 टेस्ट देखने को मिलता है, जिसमें परीक्षा पैटर्न पर आधारित आपको प्रश्नों की श्रृंखला देखने को मिलती है, 5 मॉडल टेस्ट देखने को मिलता है, व्याख्या सहित प्रश्नों का संग्रह देखने को मिलेगा, व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर देखने को मिलता है। साथ ही साथ फिर से आपको सेम ये सारी दोनों में रिपीट होगी। ठीक है, 10 टेस्ट एंड 15 टेस्ट। तो चलिए फिर आज के हमारा जो टॉपिक है जनजाति विद्रोह और किसान आंदोलन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो देखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किस कथानक पर आधारित है? चुआर विद्रोह है ना, ये गुआर लिखा गया है। कौन सा विद्रोह है? चुआर विद्रोह। ठीक है, चुआर विद्रोह पर, रंगपुर तथा दिजनाजपुर के विद्रोह पर, विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बंकिम चंद्र ने लिखा है आनंद मठ। तो आनंद मठ जो उपन्यास है वो कौन से विद्रोह पर आधारित है? हमें यहाँ प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, आनंद मठ के बारे में। ठीक है, समझ में आया? तो चलो फिर बताते हुए चलो। राजेंद्र जी, एक बार हमारे संस्थान के दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं रहता, मैं क्लास लेती हूँ और जाती हूँ। तो ये व्याख्याता वाला लेक्चरर की क्लास के लिए आप एक बार हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को वसंत पंचमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपको बुद्धि प्रदान करे, ठीक है, और आपके सपनों को पूरा करने में आपको आशीर्वाद प्रदान करे। सभी बच्चों को वसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? कौन से विद्रोह पर आधारित है, ये प्रश्न है। सन्यासी विद्रोह पर। तो ध्यान देना है, सन्यासी विद्रोह, है ना। सन्यासी विद्रोह में क्या हो रहा था कि जबरदस्ती सन्यासियों से तीर्थ यात्रा कर लगाया जा रहा था। ठीक है, जबरदस्ती सन्यासियों से क्या लगाया जा रहा था? तीर्थ यात्रा कर लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सन्यासियों ने एक संगठन बनाया और मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या विद्रोह किया। तो इसे ही हम सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। और बाकी मैं प्रश्न करवाते जाऊंगी तो आपको बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर होते हुए चलेंगी। तो सन्यासी विद्रोह में जो बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है, सन्यासियों ने क्या क्या झेला हुआ था उस दौरान, तो उसके बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा है। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी की और कौन सी रचना है, आप लोग को बताते हुए चलना है। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी ने और कौन कौन सी रचना लिखी हुई है? वंदे मातरम किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी, या चट्टोपाध्याय भी इन्हें कहा जाता है। तो चटर्जी या चट्टोपाध्याय, दोनों को आपको याद रखना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास कौन से कथानक पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्यासी विद्रोह की शुरुआत लगभग 18वीं शताब्दी यानी कि 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। कॉपी बंद करना नहीं है, रामायण नोट डाउन करना है। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह लगभग 1763 से 1800 ईस्वी के टाइम पीरियड में हुआ था। याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह पर एक उपन्यास लिखा है, उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। याद रखना है क्योंकि नील विद्रोह पर भी उपन्यास लिखा गया है, नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण, तो आपको नील दर्पण
और इधर आनंद मठ में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में हम क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नीलबंधु मतलब नील दर्पण और आनंद मठ, नील दर्पण और आनंद मठ। आनंद मठ किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो लगभग 18वीं शताब्दी में 1763 से लेके 1800 के बीच में यह विद्रोह जो हुआ था, जिसे हम सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अब यहाँ पर मैं पूरा सन्यासी विद्रोह से ही संबंधित प्रश्न लाई हूँ, और भी बाकी विद्रोह है, लेकिन हम लोग पूरे विद्रोह को समझते हुए चलेंगे। कल भी हम लोग यही देखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं। यह विद्रोह मुख्यतः बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में हुआ। इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। तो आपको याद रखना है कि 1763 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में यह सन्यासी विद्रोह हुआ है। बंगाल और बिहार क्षेत्रों में हुआ। कहां पर हुआ? बंगाल एवं बिहार क्षेत्रों में हुआ। तो आपको याद रखना है, बंगाल बिहार क्षेत्रों में कौन सा विद्रोह हुआ है? सन्यासी विद्रोह हुआ है। और आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, जिसमें क्या हो रहा था कि सन्यासियों से तीर्थ यात्रा टैक्स लिया जा रहा था। क्या लिया जा रहा था सन्यासियों से? रीजन भी आपको पता होना चाहिए ना, रीजन भी पता होना चाहिए, और नोट करते हुए जाएंगे। तो तीर्थ यात्रा टैक्स लगाया जा रहा था सन्यासियों के ऊपर। इससे काफी ज्यादा सन्यासी अंग्रेजों से नाखुश थे, जिसकी वजह से काफी सारे सन्यासियों ने अपना संगठन बनाया, एकजुट हुए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसे ही हम उस दौरान के सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। और इसका कथानक क्या है? मतलब जो हमारा जो उपन्यास है उसका कथानक क्या था? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, क्या था? सन्यासी विद्रोह। ओके, तो यहाँ पर देखना है कि यह विद्रोह मुख्यतः कहाँ पर हुआ था? बंगाल बिहार क्षेत्र में हुआ था। स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा? करेक्ट है। और इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है, ये भी सही है। तो आपका विकल्प 1 और 2 दोनों क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। क्लियर हुआ? कहां पर हुआ है? बंगाल बिहार क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास किसमें किया है? आनंद मठ में किया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले आप सभी बच्चों को ध्यान देना है कि हमारे साथ पीएससी एकेडमी के जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें इत्यादि सारे ई बुक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सीडीपी की ई बुक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सीजी टेट पेपर 1 सॉल्व पेपर जो है आपको देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे सीजी टेट पेपर 2 का सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र ये भी देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे इत्यादि सारे जो टेस्ट सीरीज है, आपको सारे कंटेंट हमारे साथ पीएससी एकेडमी के प्ले स्टोर यानी कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। कुछ भी दिक्कतें होंगी तो हमारा जो दिया गया नंबर है उसमें आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सन्यासी विद्रोह के कारणों के संबंध में निम्न कथन दिया गया है, आपको क्या करना है? पढ़ना है। अंग्रेजों ने सन्यासियों की तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। सन्यासी भारी भूमि कर के विरोध में खड़े हुए थे। सीधा से बताते हुए चलो, 1763 से 1800 ईस्वी, लगभग 18वीं शताब्दी में यह जो विद्रोह हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पढ़ो, स्टेटमेंट को पढ़ो। सन्यासी विद्रोह के कारणों के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। अंग्रेजों ने सन्यासियों की तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। सन्यासी भारी भूमि कर के विरोध में उठ खड़े हुए। सही विकल्प चुनिए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो सही है, एक और दो दोनों गलत हैं, केवल एक सही है। ठीक है, तुरंत जवाब आना चाहिए, केवल एक सही है, क्योंकि हमने क्या कहा कि सन्यासियों के ऊपर जबरदस्ती का यहाँ पे तीर्थ यात्रा टैक्स लगाया जा रहा था, जिससे सन्यासियों की कंडीशन, उनकी हालत जो है वो खराब होते जा रही थी। अब सन्यासी घूम घूम कर निवास करने वाले हैं, तो उनके पास कहाँ से टैक्स देने के लिए पैसे रहेंगे? तो अंग्रेजों ने उनके साथ भी शोषण करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से सन्यासियों में विद्रोह भड़का और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसे हम लोग सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। और यह विद्रोह बंगाल बिहार क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल एक। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सन्यासी विद्रोह के दमन के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, है ना। पूरा आपका सन्यासी विद्रोह क्लियर करते हुए चलूंगी मैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने विद्रोह को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। इस विद्रोह का पूर्ण दमन 1820 तक कर दिया गया। दोनों सही है आपका, ठीक है। तो नोट करते हुए चलो,
मैंने क्या कहा, सन्यासी विद्रोह बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में हुआ, 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ। मतलब आप जानते हो कि 1772 से 1785 में किसका टाइम पीरियड था, वॉरेन हेस्टिंग्स का ही टाइम पीरियड था। तो इस विद्रोह को दबाने में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कठोर कदम उठाए, तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान देना है सभी बच्चों को। इस विद्रोह का पूर्ण दमन 1820 ईस्वी तक कर दिया गया। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए और इस विद्रोह का दमन सन 1820 ईस्वी तक कर दिया गया। दोनों कथन हमारे क्या है, करेक्ट है। आया समझ? ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, कूका आंदोलन की नींव कब पड़ी थी, बंगाल में, पंजाब में, बिहार में, महाराष्ट्र में। ठीक है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था भाई। ठीक है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ। ध्यान दीजिएगा, कूका आंदोलन पंजाब क्षेत्र में हुआ था। ये धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। इस आंदोलन में हम देखेंगे कि कौन कौन यहाँ पे इस आंदोलन में मेन भूमिका निभाए हैं। तो अभी आगे प्रश्नों के साथ आपको वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था, पंजाब में हुआ था भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा, कूका आंदोलन के संबंध में आपको निम्न कथन दिए गए हैं, आपको आराम से इसे समझते हुए पढ़ना है और इसका आंसर लगाना है। चलिए स्टेटमेंट को पढ़िए। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में सेन साहब, यानी कि सेन साहब को ही हम भगत जवाहर मल के नाम से जानते हैं। तो पढ़ते हुए चलेंगे। सेन साहब के प्रमुख अनुयायी बालक सिंह थे, जिन्होंने अपने अनुयायियों का एक संगठित दल बनाया। बालक सिंह ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के हजारा क्षेत्र में कूका आंदोलन का मुख्यालय जो है वो स्थापित किया। कूका आंदोलन का उद्देश्य केवल धार्मिक सुधार था, इसकी राजनीति से कोई संबंध नहीं था। 1860 ईस्वी में बालक सिंह की मृत्यु के बाद राम सिंह कूका ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। राम सिंह के नेतृत्व में 1869 ईस्वी में फिरोजपुर में कुकाओं का पहला विद्रोह हुआ। ठीक है, तो लगभग यह जो आंदोलन है ना, 1840 से 1869-70 तक यह आंदोलन जो है वो चलता है। और यह जो आंदोलन है कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, पंजाब में स्टार्ट हुआ है। तो देखो, मैं ये जो कूका आंदोलन है, सन्यासी विद्रोह है, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट को आपको एक ही वीडियो में क्लियर करते हुए चलूंगी। और कल भी हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे और पूरे चीज को हम इसी तरह से एक्सप्लेन करते करते हुए पूरे चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। हाँ दिख रहा है जी ईशा। गुड आफ्टरनून। अब देखो, अच्छी बात है, लोगों का कमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऐसा पूछ रहे हैं ना। चलो यहाँ पर पढ़ो ना, क्या होगा आंसर। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में सेन साहब भगत जवाहर मल ने की। बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो याद रखिएगा, नोट करते जाओ। कूका आंदोलन की शुरुआत सन 1840 में सेन साहब यानी कि भगत जवाहर मल ने की। तो लिखो, कूका आंदोलन 1840, सेन साहब को ही हम लोग भगत जवाहर मल के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेन साहब को ही हम क्या बोल रहे हैं, भगत जवाहर मल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, भगत जवाहर मल। तो याद रखिएगा, सेन साहब को ही हम भगत जवाहर मल के नाम से जानते हैं। और सन 1840 में कूका आंदोलन की शुरुआत सेन साहब यानी कि भगत जवाहर मल ने किया। तो स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा, करेक्ट है। सेन साहब के प्रमुख अनुयायी बालक सिंह थे, जिन्होंने अपने अनुयायियों का एक संगठित दल बनाया। तो याद रखना है, लिखते जाओ, सेन साहब का प्रमुख अनुयायी कौन था, बालक सिंह था, जिन्होंने अपने क्या बनाया, संगठित दल बनाया। तो स्टेटमेंट 1 भी आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। उसके अलावा बालक सिंह ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के हजारा क्षेत्र में, ठीक है, कूका आंदोलन का मुख्यालय स्थापित किया। आपका स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। राजेश्वरी गजेंद्र के नाम से दिख रहा है ईशा, राजेश्वरी गजेंद्र के नाम से दिख रहे हैं। उसके अलावा कूका आंदोलन का उद्देश्य केवल धार्मिक सुधार था, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं था, ये गलत है। कूका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक सुधार के साथ साथ राजनीति से भी इसका संबंध था। ठीक है,
का आंदोलन का संबंध धार्मिक सुधार तो था ही, साथ ही साथ राजनीति से भी इसका क्या था, संबंध था। तो स्टेटमेंट 4 जो है आपका गलत हो जाता है। उसके अलावा ध्यान देंगे 1860 में बालक सिंह की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने संभाला, राम सिंह ने संभाला। तो आपका स्टेटमेंट 5 जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। उसके अलावा राम सिंह के नेतृत्व में 1869 में फिरोजपुर में कुकाओं का पहला विद्रोह हुआ था। तो आपका 6 भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका 1, 2, 3, 4 और 6 करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपका जो स्टेटमेंट 4 है वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट 4 क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल ने किया। सेन साहब के प्रमुख अनुयायी बालक सिंह थे, जिन्होंने एक अनुयायियों का संगठित दल बनाया। पूरी चीजों को लिखो, फिर से रिकॉल करवाऊंगी आप लोग को, ठीक है। बालक सिंह ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के हजारा क्षेत्र में कुका आंदोलन का मुख्यालय स्थापित किया। कुका आंदोलन धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का आंदोलन था। तो यहाँ पे हमें सिर्फ धार्मिक आंदोलन दिख रहा है, इसलिए हमारे स्टेटमेंट 4 जो है वो गलत हो जाता है। उसके अलावा 1860 में बालक सिंह की मृत्यु के बाद राम सिंह ने कुका आंदोलन के नेता बने। तो स्टेटमेंट 5 भी हमारा करेक्ट है। इस तरह से स्टेटमेंट 6 भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, असर्शन और यहाँ पे रीजन देखेंगे। कुका आंदोलन के उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सुधारों से जुड़े थे। कुका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म का प्रचार करना था। बताओ, कुका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या सिख धर्म का प्रचार करना था कि क्या था, नहीं था। ठीक है, ये अपने धर्म को लेकर भी प्रचार करना चाहते थे, राजनीति को भी लेकर खड़े हुए थे, और साथ ही साथ अंग्रेजों ने ये जो कुका जाति थी, ठीक है, ये भी सिख लोगों की एक क्या था, संप्रदाय था, है ना। तो उसके खिलाफ भी अंग्रेजों ने काफी ज्यादा अत्याचार किया हुआ था। तो ये अपनी राजनीति को लेकर भी सक्रिय थे, अपनी सामाजिक और धार्मिक चीजों को लेकर भी सक्रिय थे। तो इस चीज को लेकर कुकाओं ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो याद रखना है कुका आंदोलन के बारे में, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कुका आंदोलन कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। जो आंदोलन रहता है ना, वहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं जैसा बताते जा रही हूँ वैसे ही पढ़ो। तो कुका आंदोलन कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ। कुका आंदोलन का सबसे प्रमुख नेता कौन था, सेन साहब या भगत जवाहर मल। सेन साहब के बाद उसका अनुयायी कौन बना, बालक सिंह बना। सेन साहब के बाद उसका अनुयायी कौन बना, बालक सिंह बना। बालक सिंह के बाद आंदोलन के नेतृत्व का कमाल किसने संभाला, राम सिंह। राम सिंह कुका ने संभाला, राम सिंह कुका ने संभाला। तो यहाँ पर प्रश्न देखना है आपको, कुका आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सुधारों से जुड़े हुआ था। तो ये स्टेटमेंट 1 जो है या असर्शन 1 करेक्ट है। लेकिन कुका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सिख धर्म का प्रचार करना था, ये गलत है। तो आपका यहाँ पर देखना है ए सही है, परंतु आर गलत हो जाता है। ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग, क्या आएगा आंसर आपका, बताओ। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, सिर्फ ये आएगा आंसर, सी आएगा आंसर। क्योंकि ठीक है भाई, उन्होंने सिख धर्म का प्रचार किया, प्रचार करना चाहते थे, लेकिन एकदम से सिखी धर्म का प्रचार करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कुका आंदोलन का धार्मिक उद्देश्य सिख धर्म को शुद्ध करना था। इस आंदोलन ने भ्रष्ट प्रथाओं को हटाकर गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं को पुनर्स्थापित करने पर भी बल दिया। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा आंसर। बताओ, कुका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक सिख धर्म को शुद्ध करना था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे सुन लेना है ना, थोड़ा सा सुन लेना। देखो, हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। ए क्यों होगा, मैं बता दूंगी अभी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को समझने में थोड़ा सा भूल हुआ है, ध्यान देना। कुका आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सुधारों से जुड़े हुए थे। इसमें तो धर्म तो भी तो आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धर्म, धर्म भी आ रहा है ना। तो हम कैसे गलत कर दिए। कुका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म का प्रचार करना था, यानी कि हमारा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अब देखो, हमने वहां पर लिखा हुआ था कि धार्मिक भी था, राजनीतिक भी था, लेकिन अगर वहां पे राजनीतिक भी रहता तो हमारा वो स्टेटमेंट 4 जो है वो करेक्ट होता। ठीक है, लेकिन धर्म के साथ साथ राजनीति के ऊपर भी बल दिया गया है, इसलिए हमने वहां पर क्या लगाया था, स्टेटमेंट 4 को गलत किया था।
लेकिन हमें धार्मिक भी तो बोला है, हमें धार्मिक को भी नहीं छोड़ना है। काओ ने सामाजिक क्षेत्र में भी ध्यान दिया, धार्मिक क्षेत्र में भी ध्यान दिया और राजनीतिक क्षेत्र में भी ध्यान दिया, और उन्होंने वाकई में अपने सिख धर्म का भी प्रचार किया है, क्योंकि सिख संप्रदाय का ही एक छोटा सा संप्रदाय था जिसका नाम है कूका। कूका लोग भी क्या थे, सिख थे, और वो भी पंजाब क्षेत्र से ही क्या करते थे, बिलोंग करते थे। तो इस तरह से आपका ए और आर दोनों सही है, और यहाँ पर आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि यहाँ पे कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म का क्या करना था, प्रचार करना था, और कूका आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सुधारों से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलो आगे देखो। कूका आंदोलन का धार्मिक उद्देश्य सिख धर्म को क्या करना था, शुद्ध करना था। क्या है, सही है। इस आंदोलन ने भ्रष्ट प्रथाओं को हटाकर गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने पर बल दिया। ठीक है, ये चाहते थे, समाज में काफी ज्यादा उस दौरान क्या हो गया था, लोग भ्रष्ट हो गए थे, तो कोई भी इंसान चाहेगा कि अपना धर्म क्या हो, शुद्ध हो, तो ये क्या करते थे, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते थे, और उनकी शिक्षाओं को पुनर्स्थापित करने का इन्होंने क्या किया, प्रयास किया था। तो आपका ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये भाई गुरु गोविंद सिंह कौन है, गुरु गोविंद सिंह कौन है, गुरु गोविंद सिंह कौन है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह के 10 गुरु को आपको याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह के 10 गुरु को आपको क्या करना है जी, याद रखना है। तो गुरु गोविंद सिंह के 10 गुरु को आप कैसे याद करेंगे, इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था। ठीक है, इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, नारा और है ट्रिपल एच, उसके बाद मैंने लिखा था पीजी। तो गुरु गोविंद सिंह जो है, इनके 10 जो गुरु हुए हैं उसमें अंतिम गुरु है ना। तो याद रखना है, सिख धर्म का संस्थापक कौन है, नानक है। गुरु नानक आप लोग लिख लेंगे। उसके अलावा लिखेंगे अंगद, गुरु अंगद लिखते जाएंगे ना। उसके बाद आप लिखेंगे अमर, उसके बाद आप लिखेंगे गुरु रामदास। क्या लिखोगे जी, रामदास। उसके बाद आप लिखेंगे गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। उसके बाद आप लिखेंगे हर राय, हर गोविंद। उसके बाद आप लिखेंगे हर किशन, हर राय, हर गोविंद, हर किशन। उसके बाद आप लिखेंगे तेग बहादुर, टी से क्या हो जाएगा आपका, तेग बहादुर। और लास्ट हो जाएगा आपका गुरु गोविंद, लास्ट क्या हो जाएगा आपका, गुरु गोविंद। तो इस तरह से आपको सिख धर्म के पूरे 10 गुरुओं को आपको याद करके रखना है। ये आपके लिए स्पेशल ट्रिक है जो हमेशा आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं का क्या करना चाहते थे, प्रचार प्रसार जो है वो करना चाहते थे। तो ये हो गया नारा, ट्रिपल एच, टीजी। तो सिख धर्म के 10 गुरुओं को आपको याद करना है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, गुरु नानक देव जी माने जाते हैं, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, समझ में आया। तो सिख धर्म का संस्थापक कौन है, गुरु नानक जी हैं। सिख धर्म का संस्थापक कौन है, गुरु नानक जी हैं, जिनका जन्म कब हुआ था, 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था, 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, हाँ तो देखो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो बताओ, बताते हुए चलो। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831-32 में हुआ था। बुद्धो भगत, सिंह राज सुरगा और जतरा भगत, बताते हुए चलेंगे। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831-32 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर का पठार यानी कि झारखंड वाले क्षेत्रों में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसमें भी उत्तरी सरगुजा क्षेत्र में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोल जनजाति भी देखने को मिलती है। ठीक है, और ये कोल जो है जस्ट झारखंड से लगा हुआ है, मतलब उत्तर का जो क्षेत्र है वो झारखंड से लगा हुआ है ना, तो अधिकतर झारखंड छोटा नागपुर वाले क्षेत्रों में कोल जो लोग हैं वो पाए जाते हैं, और कोल विद्रोह झारखंड छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्रों में हुआ था कोल विद्रोह। ठीक है,
1831-32 ईस्वी में हुआ था और कोल विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? बुद्धो भगत या बुद्ध भगत आपको दिया रहता है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, कोल विद्रोह का नेता कौन था? बुद्धो भगत था। लिखो, कॉपी में नोट करते हुए जाएंगे। कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था। 1831-32 में हुआ था कोल विद्रोह, और कोल विद्रोह का नेता कौन था? बुद्धो भगत था। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ पर अब स्टेटमेंट में दिया गया है प्रश्न, स्टेटमेंट को पढ़िए और आंसर बताइए। चलिए पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए और विचार करके आपको आंसर बताना है। चलिए विचार कीजिए रामायण। कोल विद्रोह से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएंगे। पढ़े, चलिए पढ़ते हैं। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव और हो भी हमारी क्या है? जनजाति है ना, और महाली जनजातियों के द्वारा किया गया। मैदानी लोग जनजातियों को सामूहिक रूप से कोल कहते थे। 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा चावल से बनी नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगाए जाने से आदिवासियों में असंतोष फैल गया। करते हुए चलेंगे। 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया। इस संघर्ष में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए। 1832 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में यह विद्रोह आगे बढ़ा और रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलते रहा। प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और कल से फिर आप लोग को जनजाति विद्रोह को पढ़कर आना है। ठीक है, ताकि आपका जो जनजाति विद्रोह से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो पढ़ो, पढ़ते जाओ और आंसर बताओ। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव, हो और महाली जनजातियों के द्वारा किया गया था। स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा? करेक्ट है। मैदानी लोग जनजातियों को सामूहिक रूप से कोल कहते थे। क्या कहते थे? कोल कहते थे। 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा चावल से बनी नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगाए जाने से आदिवासियों में असंतोष फैल गया था। आप जानते हैं कि जो आदिवासी होते हैं वो क्या करते हैं? नशीली शराब बनाते हैं। क्या करते हैं? नशीली शराब बनाते हैं, और नशीली शराब बनाने की वजह से उन पर क्या लगाया जाता था? शुल्क लगाया जाता था। जिससे आदिवासी क्या हो गए थे? काफी नाराज हो गए थे और अंग्रेजों को लेकर काफी असंतोष जो है वो फैल गया था। ठीक है, क्योंकि आदिवासियों के क्षेत्र में, उनके धार्मिक भावनाओं में, उनके काम में अंग्रेज जो है क्या करते थे? काफी ज्यादा हस्तक्षेप करते थे। तो कोई भी आदिवासी नहीं चाहता था कि अंग्रेज उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ, उनके काम काजों के साथ छेड़खानी करे। इसलिए यहाँ पर कोल लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। उसके अलावा 1831 में कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया। यह भी हमारा सही है। इन संघर्षों में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए और 1832 में गंगा नारायण के नेतृत्व में यह विद्रोह आगे बढ़ा और रुक रुक कर 1848 तक चलते रहा। आप लोग को जो कंटेंट मालूम नहीं है उसको तुरंत नोट कर लो। हमारे सभी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाते हैं। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, 5 भी सही है और 6 भी सही है। आपके पूरा 6 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेट भी बताया है आप लोगों को, 1831-32 में हुआ था। कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के जो प्रमुख जनजाति थी वो कौन थे? जो छोटा नागपुर पठार है, यानी कि झारखंड क्षेत्र। ठीक है, छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड क्षेत्र से ही लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंडा, उरांव और हो और महाली जनजातियों ने क्या किया था? कोल विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। और मैदानी लोग इन जनजातियों को सामूहिक रूप से, ये पूरे जनजातियों को मिलाकर सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? इन्हें कोल कहा जाता था। तो सारे स्टेटमेंट जो है वो आपके क्या हो जाते हैं? करेक्ट हो जाते हैं। तो लिखो क्या क्या मैंने बोला है वह इसको। ठीक है, 1822 में ब्रिटिश सरकार द्वारा चावल से बनी नशीली शराब उत्पादन पर शुल्क लगाए जाने से आदिवासियों में क्या फैल गया था? असंतोष फैल गया था। तो इस तरह से आपका जो स्टेटमेंट है 1 2 3 4 5 6 ये क्या है जी? करेक्ट है। क्लियर हुआ? क्यों? खा लो जी, रिचार्ज हो जाओगे।
1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कच्छ में, पश्चिमी घाट में, सिंहभूम में, सतारा में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब इसका आंसर आप लोग को बताना है। बताओ, बताते हुए चलेंगे। चलो बताओ, इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है? बताओगे कल कि नहीं बताओगे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32, 1851-52, 1844-46, 1855-56, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बताओ, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? चलो बताओ, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ठीक है? संथाल विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र, झारखंड क्षेत्र, बंगाल बिहार वाले क्षेत्रों में कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। क्योंकि आप जानते हैं झारखंड, बंगाल बिहार वाले क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती है? संथाल जनजाति निवास करती है। और हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं वो भी क्या है? जनजाति राष्ट्रपति हैं, और वो भी कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं? संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। तो याद रखिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल सिंह ने, शिबू सोरेन ने, मास्टर तारा सिंह ने, सिद्धू एवं कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। इसमें जो संथाल परगना के लोग थे, बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा क्षेत्र के सभी संथाल जनजाति के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कब पार्टिसिपेट किया था? 1855-56 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है? तो ये याद रखो कब हुआ है डेट, और उसका नायक कौन है, कौन से क्षेत्र में हुआ है, बस। नायक कौन है, विद्रोह का क्षेत्र, वो उसका डेट। इससे ज्यादा आपको इस विद्रोह में कुछ भी याद नहीं रखना है, क्योंकि यही पूछा जाता है एग्जाम में, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1857 के विद्रोह का, 1921 के मोपला विद्रोह का, 1859-60 के नील विद्रोह का, 1899-1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का, ठीक है? तो मुंडा विद्रोह आप जानते हैं, मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ। और मुंडा विद्रोह का जो प्रमुख नायक था उसको आप जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के नाम से, जो कि झारखंड छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ, ठीक है? मुंडा विद्रोह का प्रमुख नायक कौन है? बिरसा मुंडा है। और इसी मुंडा विद्रोह को हम उलगुलान विद्रोह के नाम से जानते हैं। मुंडा विद्रोह को हम कौन से विद्रोह के नाम से जानते हैं? उलगुलान विद्रोह के नाम से जानते हैं। और उलगुलान विद्रोह को ही हम क्या बोलते हैं? मुंडा विद्रोह बोलते हैं। और मुंडा विद्रोह कब हुआ है? 1899 और 1900 के बीच में हुआ है। नोट करते हुए जाएंगे। छोटा नागपुर झारखंड वाले क्षेत्रों में अंग्रेजों ने काफी ज्यादा इनके क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया, ठीक है? इनकी रीति रिवाजों के साथ इनके जमीनी क्षेत्र को हड़पने की कोशिश की, साथ ही साथ इनके वनोपज को, पेड़ पौधों को काटते थे उन लोग, ठीक है? ताकि कच्चा मटेरियल इन्हें प्राप्त हो सके, और उसको कहाँ भेजते थे? इंग्लैंड भेजते थे। इनके जनजाति क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, और जमींदार जो है इन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं अंग्रेजों के साथ मिलकर। तो ऐसे में आदिवासी विद्रोह करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अंग्रेजों ने काफी ज्यादा जनजाति क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया, जिससे मुंडा लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और मुंडाओं में सबसे प्रमुख था बिरसा मुंडा, जिन्होंने काफी ज्यादा महानता के साथ अंग्रेजों का डटकर सामना किया था, ठीक है? कब हुआ था मुंडा विद्रोह? 1899 और 1900 के बीच में हुआ। डेट को याद करना है। संथाल विद्रोह का डेट कई बार से पूछा गया है, मुंडा विद्रोह का डेट कई बार से पूछा गया है, कोल विद्रोह का डेट कई बार से पूछा गया है, और उसके नेतृत्वकर्ता का नाम आपको याद रखना है। डेट याद करो, कहाँ हुआ है वो याद करो, और उसका नेतृत्वकर्ता कौन है वो याद करो, ठीक है?
तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है? बिरसा मुंडा। इसे हम उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। कौन से विद्रोह के नाम से जानते हैं? उलगुलान विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न। अब चलो मैं मुंडाओं के बारे में आपको कुछ बताते हुए चलती हूँ, ध्यान से सुनना है। मुंडाओं का विद्रोह कहाँ पर हुआ है? छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र यानी कि झारखंड में हुआ था। इसका प्रमुख नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। इसे उलगुलान विद्रोह भी हम कहते हैं। मुंडाओं में सामूहिक खेती का प्रचलन था। इसी तरह की खेती को खुटखुटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुटखुटी। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं एक साथ मिलकर खेती करते हैं, उस खेती को हम सामूहिक खेती कहते हैं और इस खेती को हम खुटखुटी के नाम से भी जानते हैं। मुंडाओं की जमीनों पर जमींदारों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिससे मुंडाओं में आक्रोश और मुंडाओं द्वारा छिटपुट विद्रोह किए जाते थे, किंतु मुंडाओं को संगठित करने का प्रयास किसने किया? बिरसा मुंडा ने किया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जमींदार भी मुंडाओं को काफी ज्यादा परेशान किए थे, अंग्रेज भी इन्हें परेशान कर दिए थे। इसके लिए इन्होंने लड़ना स्टार्ट किया और इनका प्रमुख नेता जो सामने बनकर आया, जिसे हम लोग बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। मतलब कोई भी आंदोलन को संचालित करने के लिए कोई ना कोई जो लीडर होता है, ठीक है, वो कौन था यहाँ पर? बिरसा मुंडा है। मुंडा विद्रोह को ही हम उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। कब हुआ है? 1899 से 1900 के बीच में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 1899 से 1900 के बीच में हुआ है। बिरसा मुंडा का उदय एक चमत्कारी नेता के रूप में हुआ और बिरसा मुंडा लोगों को विश्वास दिलाते थे कि ईश्वर ने मुझे अपना दूत बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। तो जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने क्या किया? लोगों को संगठित किया, लोगों का उत्साहवर्धन किया और ये कहा कि अपनी हक के लिए लड़ना सीखो और लोगों को संगठित करते हुए उन्होंने बिरसा मुंडा विद्रोह में क्या किया? सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। दीकू कहते थे, जो जितने भी जमींदार थे, महाजन थे, अंग्रेज थे, जो इनके क्षेत्र में आके इनके कार्यों में हस्तक्षेप करते थे, वैसे ही लोगों को जो जनजाति थे वो क्या कहते थे? दीकू। क्या कहते थे? दीकू। दीकू मतलब बाहरी लोग जो आते हैं और उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं, तो वैसे ही लोगों को क्या बोला जाता है? दीकू बोला जाता है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ पर देखिएगा, बिरसा मुंडा ने 5 जनवरी 1900 को इस विद्रोह की शुरुआत किया था। हालांकि शुरुआत बहुत पहले से हो गया था, लेकिन काफी ज्यादा विद्रोह कब भड़का? 5 जनवरी 1900 को। चारों तरफ भयंकर रक्तपात होने लगा। शुरू में तो अंग्रेज महाजन जमींदार मारे गए, किंतु बाद में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का क्या किया था? सामना किया था। बाद में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने मुंडाओं के विद्रोह का दमन कर दिया। बिरसा मुंडा पकड़े गए और उन्हें झारखंड में ही है रांची, रांची जेल में डाल दिया गया और कुछ समय बाद जेल में ही हैजा से इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखे। कई लोगों ने कहा कि इन्हें जहर देकर मार दिया गया। ठीक है, इन्हें बीमारी हो गई, हैजा के लक्षण दिखने लग गए, कई लोगों ने ऐसे कहा, लेकिन कई लोगों ने कहा कि बिरसा मुंडा को जहर देकर मार दिया गया था। तो इस तरह से बिरसा मुंडा को इसीलिए भगवान माना जाता है, इसलिए हम उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के नाम से याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुंडाओं के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया। अंग्रेज महाजनों और जमींदारों का सामना उन्होंने किया और सभी लोगों के लिए एक भगवान के रूप में सामने आए थे। ठीक, तो याद रखिएगा कब हुआ था यह विद्रोह? 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट, याद रखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संथाल विद्रोह संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध किया गया था। पढ़ते हुए चलेंगे, चलो पढ़ते जाओ, फटाफट पढ़ो। उसके अलावा यह विद्रोह मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में फैला हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सहोदर भाई मतलब 4 भाइयों ने मिलकर किया। सिद्धू कान्हू, ठीक है, चंद और भैरव ने किया। संथालों ने राजमहल और भागलपुर के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। इस क्षेत्र को दमन ए कोह के नाम से भी जाना जाता था। संथालों ने बाहरी लोगों को दीकू कहा और उनका उद्देश्य विदेशी शासन का पूर्ण उन्मूलन करना था। चलो बताते हुए चलो, निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। बताओ। हम्म, ये कैसे होगा? सभी जनजाति लोग ना बाहरी लोगों को दीकू ही कहते थे। हाँ,
तो यहाँ पर देखो, संथाल विद्रोह संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के खिलाफ लड़ा गया था। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। समझते हुए चलो, इसलिए मैं ऐसे फॉर्मेट में लाई हूं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है एक बार में क्लियर हो। यह विद्रोह मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में फैला हुआ था, क्योंकि झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती है? संथाल जनजाति निवास करती है। और संथाल विद्रोह कब हुआ है? 1855-56 में हुआ है। संथाल विद्रोह कब हुआ है? 1855-56 में हुआ है। ध्यान देना है। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सहोदर भाई यानी कि सिद्धू कान्हू चंद और भैरव ने किया। ये भी हमारा सही है। संथालों ने राजमहल और भागलपुर के बीच क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। ये भी सही है। इस क्षेत्र को दमन ए कोह के नाम से जाना जाता है। और संथालों ने पहाड़ी लोगों को दीकू कहा और उनका उद्देश्य था विदेशी शासक का क्या करना? पूर्ण उन्मूलन करना या दमन करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, मतलब 3 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, उन्मूलन मत लिखना, इसको एक शब्द लिखना, खात्मा करना था। खात्मा लिख लेना। ठीक है, क्या करना था? खात्मा करना था या विनाश करना था। उन्मूलन शब्द सही नहीं बैठ रहा है तो खात्मा करना था, ऐसा लिखना है आप लोग को। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती, इंडिगो मतलब नील की खेती, इंडिगो मतलब नील की खेती, नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, कि रचना किसने की? शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बारिंद्रनाथ घोष, दीनबंधु मित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखना, आनंद मठ किसकी रचना है? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। उसी तरह आपको याद रखना है, नील दर्पण नील किसानों की दुर्दशा के बारे में लिखा गया है और इसके रचनाकार हैं दीनबंधु मित्र। नील दर्पण में किसके बारे में बताया गया है? नील किसान की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। और नील दर्पण के जो लेखक हैं उसका नाम क्या है? दीनबंधु मित्र। ठीक है, याद रखिएगा। जो हमारा आनंद मठ है वो सन्यासी विद्रोह के बारे में बताता है। आनंद मठ जो है वो सन्यासी विद्रोह के बारे में बताता है। और का जो क्या, नील दर्पण, जिसकी रचना किसने की है? किसने की है? दीनबंधु मित्र ने की है। किसने की है? दीनबंधु मित्र ने की है। ये नील विद्रोह के बारे में बताता है, नील किसानों की दुर्दशा के बारे में बताता है कि कैसे अंग्रेज अंग्रेज जो थे वो किसानों से नील की खेती करवाते थे। जब हम नील की खेती करते हैं ना, तो नील की खेती करने से हमारी जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी यानी कि उर्वरता शक्ति जो है वो क्या होती जाती है? कम होते जाती है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज जो है वो जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिससे किसानों की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। अब इन लोग नील लगाएंगे तो खाएंगे क्या? भरण पोषण के लिए भी तो उन्हें अनाज चाहिए। ठीक है, तो इससे किसानों की जो स्थिति है काफी ज्यादा दयनीय होते जा रही थी। तो इस तरह से आपको समझना है, इस चीज को याद रखना है। आनंद बंकिम चंद्र चटर्जी और नील दर्पण दीनबंधु मित्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 और कहीं कहीं पे 60 भी लिखा रहता है। ठीक है, 1860 और कहीं कहीं पे 1862 तक चला है। तो याद रखिएगा इस डेट को, 1859-60 से 1862 तक चला हुआ है। इस डेट को याद रखेंगे। नील की खेती करने वाले बंगाल के किसानों का शोषण मुख्यतः व्यापारी और बिचौलियों के कारण हुआ। बंगाली पत्रकार हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार द हिंदू पैट्रियाट में किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण ने नील की खेती करने वाले किसानों के साथ हुए अत्याचारों का उजागर किया। नील दर्पण नाटक को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया और इसका कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ठीक है, चलो पढ़ो। और यहीं पर छुपा हुआ है आंसर, आप लोग को आंसर बताना है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, बताते हुए चलेंगे आंसर। चलो आंसर देखते हैं। मैंने कहा नील की खेती करने वाले बंगाल के किसानों का शोषण मुख्यतः व्यापारियों और बिचौलियों के कारण हुआ। सही है। बंगाली पत्रकार हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार द हिंदू पैट्रियाट में किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया है। सही है। दीनबंधु मित्र
किसी ऑनलाइन वालों का जवाब आया क्या, नहीं आया है। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण ने नील की खेती करने वाले किसानों के साथ हुए अत्याचारों को उजागर किया, सही है। नील दर्पण नाटक को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया और इसका कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, गलत है। अब यहाँ पर नील दर्पण जो कि किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया है दीनबंधु मित्र ने, जो कि अंग्रेजों को क्या करता है, पूरी तरीके से खारिज करता है, उस चीज को अंग्रेज थोड़ी ना प्रमोट करेंगे। प्रमोट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट 4 टोटली गलत हो जाएगा। समझे कि नहीं जी, आया ना समझ में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये तीनों सही हो जाता है। आपका जो 4 वाले स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, निम्न कथन दिए गए हैं, पागलपंथ, ठीक है, पागलपंथ विद्रोह किसने स्टार्ट किया था, तो पागलपंथ आंदोलन एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, सही है। इसका संबंध गारो जनजाति से था, सही है। टीटू, कहीं कहीं पे टीपू मीर लिखा है, टीपू लिखेंगे इसको, ठीक है, क्या लिखेंगे, टीपू करम शाह का पुत्र। ये जो टीपू है वो करम शाह का पुत्र था, उसका उत्तराधिकारी था। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया। तो पागलपंथ विद्रोह से संबंधित आपको प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को एक बार पढ़िए और सही आंसर लगाइए। देखो, पागलपंथ आंदोलन एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, बिल्कुल सही है। इसके संबंध गारो जनजाति से था, मतलब गारो जनजाति कहाँ पर है, गारो खासी जयंती है, मतलब ये 7 सिस्टर वाले स्टेट की तरफ ये जो विद्रोह हुआ था, पागलपंथी विद्रोह, इस विद्रोह का नाम क्या है, पागलपंथी या पागलपंथ विद्रोह। ठीक है, या पागलपंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, करम शाह ने की थी, जो कि किसका पिता था, टीपू का पिता था। किसका पिता था, टीपू का पिता था। तो इसका संबंध गारो जनजाति से था, सही है। टीपू करम शाह का पुत्र और उत्तराधिकारी था, सही है। 1825 में टीपू ने शेरशाह पर अधिकार कर लिया, ये भी सही है। तो आपका 1 2 3 4 ये सभी आंसर क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न। पागलपंथी आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल प्रांत के उत्तरी, ठीक है, मेमनसिंह और शेरपुर जिलों क्षेत्र में हुआ था, जो उस समय के जनजातीय आंदोलनों की ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। ठीक है, जैसे कि बंगाल वाला जो क्षेत्र था ना, वो कहीं ना कहीं 7 सिस्टर के आगे तक फैला हुआ था। ठीक है, 7 सिस्टर से लगा ही हुआ था, आधे से ज्यादा जो 7 सिस्टर है ना उस टाइम बंगाल प्रांत में ही आते थे। ठीक है, तो उधर के पूरे गारो जनजाति के लोगों ने मिलकर क्या किया था, विद्रोह किया था। और बंगाल प्रांत में ही एक जगह है जिसका नाम है मैमनसिंह और शेरपुर। ठीक है, बंगाल प्रांत में ही एक जगह था जिसका नाम है मैमनसिंह और शेरपुर। तो उस क्षेत्र को भी किसने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था, टीपू ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था यह विद्रोह, बंगाल प्रांत के मैमनसिंह और ये जगह का नाम है और शेरपुर जिलों में हुआ था। बंगाल प्रांत के मैमनसिंह और शेरपुर जिलों में हुआ था, तो याद रखना है मैमनसिंह, मैमनसिंह और शेरपुर जिलों में हुआ था, शेरपुर जिलों में हुआ था। कौन सा विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। और इस पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था, संस्थापक कौन था, करम सिंह। बाद में उसकी मृत्यु के बाद इस विद्रोह को आगे किसने बढ़ाया, टीपू ने। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि यह अर्ध धार्मिक संप्रदाय का आंदोलन था, जमींदारों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ यह विद्रोह जो हुआ था। यहाँ पर जमींदार और अंग्रेज जो है वो किसानों का क्या करते थे, शोषण करते थे। सबसे ज्यादा शोषण पागलपंथी लोगों का किसने किया था, जमींदारों ने किया था। तो जमींदारों के शोषण के खिलाफ करम शाह और उसका जो पुत्र था टीपू ने आवाज उठाया था। कौन से क्षेत्र में हुआ था, बंगाल प्रांत के मेमनसिंह और शेरपुर क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, कौन सा विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। कौन सा विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, याद रखना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, करम शाह ने। ठीक है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, करम शाह ने की थी। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। देखो बहुत सारे विद्रोह हैं, एक दिन में खत्म नहीं होगा, इसलिए आज जो मैं करवा रही हूँ कम से कम वो वाला विद्रोह आपको पता होना चाहिए। कोल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, ठीक है, पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, इतना विद्रोह को तो आप लोग घर में रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट, पागलपंथ आंदोलन का संबंध गारो जनजाति से था, सही है। यह आंदोलन उत्तरी बंगाल में करम शाह के नेतृत्व में चला, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए और आर सही है और आर ए की क्या करता है,
सही व्याख्या करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चलो इसको बड़ा कर देते हैं इस प्रश्न को। चलो, तेभागा आंदोलन से संबंधित कथन दिया गया है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लो, फिर मैं इसका जो ऑप्शन है वो ला दूंगी, ठीक है? चलो पढ़ो क्या होगा। तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तेभागा आंदोलन बंगाल में बटाईदार किसानों के द्वारा चलाया गया था। बटाईदार किसानों को फसल का आधा हिस्सा जमींदार को देना पड़ता था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उपज का 2/3 हिस्सा किसानों को दिलाना था। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में शुरू हुआ। आंदोलन का प्रमुख प्रभाव पश्चिम बंगाल ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया। देखो, चलो बताओ। हाँ, बताऊंगी। चलो, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन को हम इधर लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो ना। 1 2 3 5, ठीक है। 1 3 4 और यहाँ पर 2 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम नीचे करते हैं इसको। ये टाइप नहीं हो पाया है, लेकिन अच्छे प्रश्न है करके मैं इसको तुरंत ला ली थी, है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, ये अच्छे प्रश्न है करके मैं इसको ले आई हूँ। चलो पढ़ो एक बार। तेभागा आंदोलन बंगाल में बटाईदार किसानों द्वारा चलाया गया था, ठीक है। आपका ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। बटाईदार किसानों को फसल का आधा हिस्सा जमींदार को देना पड़ता था, ये भी सही है, ठीक है। समझना, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उपज का 2/3 हिस्सा किसानों को दिलाना था, ये भी क्या है, सही है। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में शुरू हुआ, ये गलत है। आंदोलन का प्रमुख प्रभाव पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। तो इस तरह से आपका 1 3 और 5 क्या हो जाता है, सही हो जाता है। बटाईदार किसान वो होते थे, ध्यान से सुनना, बटाईदार किसान वो होते थे देवांशु, बटाईदार किसान वे होते थे जो क्या करते थे, जमींदार के खेतों पर क्या करते थे, कृषि करते थे, जो कि खाद, बीज और खेतों में सिंचाई, जितना भी हम खेती के लिए लगता है सामान, मटेरियल और हमारा जो मैन पावर है ना, काम करने की जो शक्ति, वो सारा चीज कौन करता था, किसान करता था, बटाईदार किसान करता था। ये इसके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, ये दूसरे की जमीन पर खेती करता था, लेकिन आधे से ज्यादा पूरा हिस्सा इनको जमींदारों को देना पड़ता था, ठीक है, जिससे इनकी जो स्थिति है काफी कमजोर होती जा रही थी। इसके लिए वहां के बंगाल क्षेत्र के तेभागा लोगों ने, क्योंकि ये बंगाल क्षेत्र में हुआ है, और बंगाल क्षेत्र के तेभागा लोगों ने, ठीक है, क्या किया, विद्रोह किया, ठीक है। तो यही होते हैं बटाईदार क्या, किसान। बटाईदार किसान की स्थिति काफी गिरावट होती जा रही थी, इसलिए उन्होंने मांग किया कि हमें कम से कम उपज का 2/3 हिस्सा किसानों को दिलाना था, ठीक है। इसलिए बंगाल क्षेत्रों में बटाईदार किसानों ने जो विद्रोह किया, उसे ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तेभागा विद्रोह के नाम से जानते हैं। समझ में आया, बटाईदार कृषक क्या होते थे। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड और प्रश्न है, एक बार पढ़ो। तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह आंदोलन कब हुआ है, 1946 47 में हुआ, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तेभागा आंदोलन कब हुआ है, लिख लो। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन कब हुआ है, 1946 47 में हुआ, ठीक है। इसका संबंध बंगाल में जमींदारों के शोषण से था, सही है। बटाईदार किसानों को बर्गादार भी कहा जाता था, सही है। और इस आंदोलन का परिणाम स्वरूप किसानों को तुरंत कानूनी अधिकार मिल गए, ये गलत है। इस आंदोलन ने बाद में भूमि सुधार कानूनों को प्रभावित किया, तो ये क्या है, सही है। तो आपका 1 3 और 5 क्या हो जाता है, सही हो जाता है। 1 2 3 और 5 सही है। देखो, इस आंदोलन में, है ना, बाद में भूमि सुधार कानूनों को जरूर प्रभावित किया,
क्योंकि बाद में जितना भी भूमि सुधार कानून लाया गया सरकार के द्वारा तो उसको प्रभावित किया था। 1946-47 में यह जो तेभागा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सभी किसानों को तुरंत कानूनी अधिकार मिल गया था, ये गलत है। बटाईदार किसानों को बर्गादार भी कहा जाता है, मतलब एक नाम था, ठीक है, एक नाम यूज किया गया था। बटाईदार मतलब वही कि ये खुद के जमीन नहीं होते थे इनके पास, ये जमींदारों की जमीन पर यानी कि दूसरे के जमीन पर ये क्या करते थे, खेती करते थे, और उसका आधा हिस्सा भी सही से नहीं मिल पाता था किसानों को, जिससे उनकी स्थिति काफी दयनीय होते जा रही थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। और ऐसे जो विद्रोह किए, ऐसे जो कृषक थे, बटाईदार कृषक थे, उनको क्या कहा जाता था, तेभागा कहा जाता था। ठीक है, और यह आंदोलन कहाँ हुआ, बंगाल क्षेत्रों में हुआ यह आंदोलन 1946-47 में हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न। अब देखो ये वाला आंसर आप लोग को बताना है, फिर कल हम लोग इसके आगे का देखेंगे। चलो प्रश्नों को पढ़ो और बताओ, पढ़ते जाओ फटाफट और बताते जाओ आंसर क्या आ जाएगा हमारा। पावना विद्रोह, ठीक है। पावना विद्रोह कब हुआ था, 1873 से 85 के बीच में हुआ था। उसके बाद एका आंदोलन आपका हुआ था 1922 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में। और ताना भगत आंदोलन हुआ था 1814 में। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 2, 3, 1, 4। तो कल आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। क्या पढ़ के आओगे, पावना आंदोलन क्या था, एका आंदोलन क्या था। ये जो पावना आंदोलन है, ठीक है, और बंगाल क्षेत्र में हुआ था। ताना भगत आंदोलन क्या था, ठीक है। पावना, एका और ताना भगत तीनों को पढ़ के आइएगा। आज तो हमने संथाल विद्रोह को पढ़ लिया है, कल हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, क्या होमवर्क रहेगा, एका आंदोलन, ठीक है। पढ़ के आना कल एका आंदोलन क्या था। उसके बाद आप लोग पढ़ के आएंगे, कल के लिए होमवर्क है ताना भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। उसके बाद तीसरा है आपका पावना आंदोलन, ठीक है। इस तीनों के बारे में पढ़ के आना, कल मैं इसी से रिलेटेड प्रश्नों को करवाऊंगी। आज मैंने डेट बता दिया है, इसी से रिलेटेड आपको पूरा थ्योरी पढ़ के आना है कल। तो कल हम लोग आगे जितने भी हमारे आंदोलन बच गए हैं, विद्रोह बच गए हैं, उसको हम लोग पूरा कवर करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को थैंक यू, ठीक है।